लेक्चर है दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम्स। यानी कि आज हमने इंजाइम्स की जो खसूसियात हैं, जो फीचर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आज हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट करेक्टर बेटा जो इंजाइम का है वो क्या है कि दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये वही बातें जो हमने पहले टॉपिक्स में भी डिस्कस की हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में ये एक अलहदा से टॉपिक है, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेटा प्रॉपर्टी या फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इंजाइम का क्या है कि दीज आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अभी पेपर में बेटा अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जस्टिफाई इट, कि इसकी वजाहत करें, तो फिर आप कैसे करेंगे, उसकी रीजन क्या है। तो हमने बेटा बात की थी कि जो इंजाइम्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको ये कैटालाइज करते हैं, यानी कि उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और उनके जो टाइम है कंप्लीशन का उसको कम कर देंगे। तो इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से बेटा हम इनको क्या कहते हैं कि इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इनकी क्या है कि दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। चैप्टर सेकंड में हमने बेटा पढ़ा था कि दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, एक फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स में आपने कैराटिन की एग्जांपल पढ़ी, फिर फाइब्रिनोजन की, प्रोथ्रोम्बिन की, सिल्क की, वो सारी थी फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स कौन सी होती हैं कि जिनमें बेटा एक तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, उसके बाद वो एक्वस मीडियम में डिजॉल्व नहीं होती। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं, इनका स्ट्रक्चर एक तो एलिप्साइडल होगा, स्फीरिकल होगा, फिर इनमें बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक्वस मीडियम में ये डिजॉल्व हो सकती हैं। तो हमारे जो इंजाइम्स हैं बेटा ये क्या है, दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दीज आर नॉट फाइब्रस प्रोटीन्स। तो दो प्रॉपर्टीज, दो कैरेक्टरिस्टिक बेटा एंजाइम्स के हमने पढ़े। पहला क्या जी कि एंजाइम जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में डिफरेंट किस्म के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनका जो रेट कंप्लीशन का टाइम है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कि एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं। दूसरी बात हमने बेटा की कि एंजाइम्स जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स का मतलब क्या है कि एक इनका जो स्ट्रक्चर है वो एलिप्साइडल या स्फीरिकल होगा, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखेंगे, एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होंगे, एटसेट्रा। तीसरा बेटा इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिस भी रिएक्शन को बेटा ये कैटालाइज करते हैं ना, वैसे फर्ज करें एक रिएक्टेंट है बेटा ए, उसको किसी इंजाइम ने किसी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट करवाना है, तो ए का पी में जो बनने का रेट है, ठीक है, ये उसको इंक्रीज करवा देंगे यानी कि जल्दी करवाएंगे। लेकिन उस दौरान ये क्या होंगे, विद आउट बीइंग यूज्ड अप, यानी कि यहाँ पे जो इंजाइम ई बेटा काम कर रहा होगा ना ए को पी में कन्वर्ट करवाने के लिए, वो अपने आप को इस्तेमाल ना करवाते हुए, यानी कि खुद इस्तेमाल ना होते हुए ए को पी में कन्वर्ट करवाएगा। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखें बेटा, फर्ज करें कि एक रिएक्टेंट ए है, इसने आगे प्रोडक्ट पी को पी में चेंज होना है, तो अभी इस को प्रोडक्ट पी में चेंज होने के लिए बेटा एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। यानी कि आप फर्ज करें कि ये एक चोटी है, इसको ये चोटी सर करनी होगी और फिर जाके, यानी कि ये इसको क्रॉस करेगा, फिर जाके पी में पी कन्वर्ट होगा। अभी अगर बेटा इंजाइम नहीं ना होंगे
तो ये जो चोटी है, ये जो चढ़ाई है, इसको चढ़ना मुश्किल होगा। तो एंजाइम्स ने क्या करना है, और इस चोटी को सर करने के लिए, इस चोटी को चढ़ने के लिए बेटा जरूरत होती है एक्टिवेशन एनर्जी की। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। यानी कि ये वो एनर्जी है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होगी, स्टार्ट करवाने के लिए जरूरी होगी, उसको हम बेटा कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा कि एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवा देंगे। यानी कि इस चढ़ाई, जो बेटा रिएक्टेंट को बड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़नी थी, अभी ये उस चढ़ाई को छोटा कर देंगे, लोअर कर देंगे, ताकि रिएक्टेंट जो है वो इस चढ़ाई को आसानी से क्रॉस करके प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। तो यहाँ पे बेटा हमने बात क्या की कि एंजाइम जो हैं ये किसी रिएक्शन का रेट जो है उसको इंक्रीज करवाते हैं, लेकिन उस दौरान ये अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि फर्ज करें कि बेटा रिएक्शन से पहले एंजाइम 10 ग्राम था तो रिएक्शन के बाद एंजाइम 8 ग्राम रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे रिएक्शन में एंजाइम अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देगा। ठीक है, ये जस्ट हेल्प करेगा रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और हेल्प बेटा ये कैसे करेगा? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यानी कि पहले एंजाइम के ना होते हुए, यानी कि जब एंजाइम मौजूद नहीं था तो तब बेटा ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, लेकिन एंजाइम ने क्या किया कि उस एनर्जी को कम करवा दिया। तो जब एनर्जी कम हो गई तो एंजाइम रिएक्टेंट को बेटा जो बैरियर क्रॉस करना पड़ना था वो इतना बड़ा बैरियर नहीं रहा। ठीक है, और रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये हो गए बेटा 3 प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देती हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। फिर चौथी प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि एंजाइम के होने से प्रोडक्ट की जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। इससे मुराद क्या है कि मसलन बेटा ए से अगर बी प्रोडक्ट बनना है तो अगर ए कार्बोहाइड्रेट था और बी भी कार्बोहाइड्रेट है तो एंजाइम ई के होने की वजह से इस बी की जो नेचर है कार्बोहाइड्रेट होने की ये चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा एंजाइम जब इस बी के साथ खुद रिएक्ट ही नहीं करेगा, एंजाइम इस बी में शामिल ही नहीं होगा, तो ये उसकी नेचर को चेंज नहीं करेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि एंजाइम के होने की वजह से जो प्रोडक्ट रिएक्शन के बन रहे हैं उनकी नेचर जो है वो तब्दील नहीं होती, वो चेंज नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि एंजाइम बेटा जो है वो प्रोडक्ट के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, एंजाइम प्रोडक्ट में हिस्सा नहीं लेगा, वो उसका कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो जब वो उसका कंपोनेंट ही नहीं बनेगा तो वो उसकी नेचर वगैरह को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्मॉल अमाउंट इज एनफ। यानी कि अगर एंजाइम एक बेटा थोड़ी सी कंसंट्रेशन में भी हो ना तो ये अपनी थोड़ी सी कंसंट्रेशन के होते हुए भी एक रिएक्शन का जो रेट है उसको एक्सेलरेट कर देता है, उसको तेज कर देता है। यानी कि दे आर पोटेंट। यानी कि पोटेंट का मतलब बेटा क्या है कि दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर एक्शन। ठीक है, यानी कि ये अपने काम करने के लिए बहुत ही तेज होते हैं। इनकी थोड़ी सी भी अमाउंट रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगी, रिएक्शन को कैटालाइज कर देगी। नेक्स्ट बेटा इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एंजाइम जो है इसका एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। मसलन बेटा आप देखें कि पेप्सिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन कर सकता है। फिर अगर अमाइलेज की बात की जाए तो अमाइलेज जो है बेटा वो सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन कर सकता है। अगर लाइपेज की बात की जाए तो वो बेटा सिर्फ लिपिड्स की डाइजेशन कर सकता है।
तो इससे मुराद क्या है कि हर इंजाइम जो है बेटा ये अपने एक्शन में, अपने काम में स्पेसिफिक होता है, यानी कि सिर्फ एक रिएक्शन या मिलते जुलते रिएक्शंस को ये कैटालाइज कर सकता है, हर किस्म के रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज नहीं करता। तो यहाँ पे बेटा इस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि हर एंजाइम जो है वो अपने एक्शन में, अपने काम करने में स्पेसिफिक होता है, यानी कि किसी एक रिएक्शन को या मिलते जुलते रिएक्शंस को कैटालाइज करवा सकता है, हर रिएक्शन को ये कैटालाइज नहीं करवा सकता। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटा ये पीएच के लिए, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में इन्होंने काम करना है ना बेटा, उसकी एसिडिटी या अल्कलिनिटी, यानी कि क्या वो मीडियम अल्कलाइन है या एसिडिक है, ये उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। वैसे चंद एक एंजाइम ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, और चंद एक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि हर एंजाइम को काम करने के लिए बेटा प्रॉपर मीडियम की जरूरत होगी। वो मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है, या वो मीडियम अल्कलाइन भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है। मसलन आपने बेटा पढ़ा कि जो पेप्सिन एंजाइम है ये लो पीएच पे काम करता है, और इसकी लो पीएच बेटा ऑलमोस्ट 2 या 2 से 3 के दरमियान पीएच पे ये काम करता है। तो लिहाजा पेप्सिन जो है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ लो पीएच पे काम करेगा, यानी कि एसिडिक मीडियम में काम करेगा। अगर आप चाहें ना कि आप पेप्सिन को 7, 8 या 9 वाली पीएच पे काम करवाना चाहें, तो पेप्सिन कभी भी इन पीएच वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम इस चीज का बेटा अडॉप्टेड होता है कि वो एक मखसूस किस्म की पीएच पे काम करेगा, हर तरह की पीएच पे वो काम नहीं कर सकेगा। तो पेप्सिन की मैंने एग्जांपल दी कि अगर बेटा आप पेप्सिन की बात करें तो ये लो पीएच पे काम करता है, आप चाह के भी इसे हाई पीएच या अल्कलाइन मीडियम में काम नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ बेटा अगर आप बात करें आर्जिनेज की, तो ये एक एंजाइम है जो तकरीबन बेटा 9.70 या 9 पीएच पे काम करता है ये, ठीक है। तो ये 9 जो है वैल्यू, 7 से लेके बेटा 14 तक जो पीएच की वैल्यू है ना, ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आर्जिनेज अगर बेटा 9 पीएच पे काम कर रहा है तो आप कभी भी इसको 2 वाली पीएच पे काम नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ईच एंजाइम इज सेंसिटिव टू पीएच। तो जैसे ही आप उसके एनवायरनमेंट की पीएच को चेंज करेंगे वो काम करना बंद कर देगा। एक ये बात होगी। फिर बेटा हर एंजाइम जो है ये एक मखसूस टेम्परेचर पर काम करता है। मसलन बेटा ह्यूमन बॉडी में जितने भी टेम्परेचर है ना, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, तो जितने भी बेटा ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स हैं ह्यूमन के, वो सारे के सारे इसी टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि 34 पे काम करें, 40 पे काम करें, 42 पे काम करें, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम बेटा टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव है। अगर आप उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा करेंगे वो काम करना बंद कर देगा। फिर उसके अलावा बेटा हर एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट, यानी कि जिस चीज को इन्होंने प्रोडक्ट में चेंज करवाना है, ये उसकी कंसंट्रेशन के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उसके कम या ज्यादा होने से भी इनका जो काम करने का अंदाज है वो तब्दील होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चंद एक एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जिनको फंक्शनिंग के लिए, जिनको काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और ये कोफैक्टर कोएंजाइम हो सकता है, ये कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, ये कोफैक्टर एक्टिवेटर हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी।
आगे यहाँ पे बेटा आपकी बुक में एक उसने येलो बॉक्स में पेप्सिनोजन और पेप्सिन के बारे में बताया है। तो यहाँ पे बेटा वो बात करता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन है इस तरह से आ सकता है कि सम इंजाइम्स, यहाँ पे आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बन सकता है ना, वो इस तरह से बन सकता है कि सम इंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म जस्टिफाई इट, कि सम एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म जस्टिफाई इट, इसकी वजाहत करें। देखिए बेटा, आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने पढ़ा जी कि 3 तरह के बेटा आपने एंजाइम्स पढ़े थे। एक पढ़ा पेप्सिनोजन, फिर आपने पढ़ा ट्रिप्सिनोजन, फिर आपने पढ़ा काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन, इस पॉइंट को बेटा जरा गौर से समझिएगा। अभी पेप्सिनोजन जो है बेटा ये स्टमक के अंदर रिलीज होता है, ठीक है, जिसको स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसके जाइमोजम सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं। जबकि ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन बेटा ये रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस में, पैंक्रियाटिक जूस में। तो अगर अब इन तीनों एंजाइम्स की बेटा हम बात करें ना, पेप्सिनोजन की, ट्रिप्सिनोजन की और काइमोट्रिप्सिनोजन की, ये तीनों बेटा अभी इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं। और तीनों का काम होता है बेटा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, तीनों का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। पेप्सिनोजन मैदे के अंदर बेटा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती हैं। लेकिन इनको इनएक्टिव क्यों प्रोड्यूस किया गया, वजह क्या है? तो इसकी बेटा वजह ये है कि अगर ये तीनों एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हैं, तो बेटा जिस सेल के अंदर ये बन रहे हैं ना, उस सेल के अंदर तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। फिर जिस सेल के अंदर ये बनेंगे वहां पे ही उन प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा बेटा, सेल का अपना ही नुकसान होगा। तो फिर इस काम से बचा कैसे जाता है कि जैसे ही ये एंजाइम्स बेटा बन रहे होते हैं ना, तो इनको इनएक्टिव बनाया जाता है, यानी कि इनकी जो प्रोडक्शन है ना वो इनएक्टिव बनाई जाती है, यानी कि इनको एक्टिव नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? ताकि जिस सेल के अंदर ये बन रहे हैं उसी के अंदर ये तबाही ना मचा दें। और फिर इनको बेटा एक्टिवेट होने के लिए मखसूस किस्म के फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। मसलन आपने देखा कि पेप्सिनोजन ने अगर एक्टिवेट होना है तो उसको पेप्सिन में एक्टिवेट होने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत होती है। इसी तरह अगर ट्रिप्सिनोजन ने अपनी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना है तो उसको एक एंजाइम एक्टिवेट करवाता है जिसका नाम इंटेरोकाइनेस है। और अगर काइमोट्रिप्सिनोजन ने अपनी एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना है तो उसको बेटा एक्टिव ट्रिप्सिन की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा इसलिए क्या वो यहाँ पे बेटा कह रहे हैं कि जो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जिनके डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं, और वो डैमेजिंग इफेक्ट्स बेटा उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जहां पे उनकी प्रोडक्शन हो रही है, उनको सिर्फ वहां पे ही बर्दाश्त किया जा सकता है जहां पे उन डैमेजिंग इफेक्ट्स की जरूरत होती है। तो इसलिए जिस सेल में बेटा इनकी प्रोडक्शन होती है वहां पे इनको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करवाया जाता है, ताकि ये उस सेल के अंदर डैमेजिंग इफेक्ट्स जो है उनको क्रिएट ना करें। तो यहाँ पे बेटा वो एग्जांपल देता है कि आप फर्ज करें पेप्सिन को, तो पेप्सिन जो है ये एक्टिव होता है जबकि इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन। तो इसको बेटा पेप्सिनोजन की ही फॉर्म में बनाया जाता है।
और जिस सेल में ये बन रहा है वहां पे इनएक्टिव रहता है और उसके अंदर बेटा ये डैमेजिंग इफेक्ट्स को क्रिएट नहीं करता। लेकिन जब इसको मैदे के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा तो वहां पे बेटा ये एक्टिवेट हो जाएगा किसके जरिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जरिए। लेकिन जैसे ही बेटा मैदे के अंदर डाइजेशन हो जाएगी, जैसे ही मैदे के अंदर डाइजेशन हो जाएगी तो दोबारा से इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे बेटा वो डायग्राम में बता रहा है आपको कि ये जाइमोजन सेल्स के अंदर जो पेप्सिनोजन बना है, इसको बेटा एक तरह का मास्क लगा के ना, यहाँ पे ये जो ब्लू और रेड कलर में मास्क आपको नजर आ रहा है, ये मास्क लगा के इसको इनएक्टिव रखा गया है। लेकिन इसका मास्क उतरेगा कब, जब लो पीएच यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आने की वजह से इसका मास्क उतरेगा और फिर ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जी बेटा। जी जैद बेटा, आपका कोई क्वेश्चन था? जैद चौधरी।